शायद हमें पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। हिंदी साहित्य, बुंदेली भाषा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी इन महान विभूतियों के परलोक गमन से भारी क्षति देश को हुई है। इनका साहित्य और शोध प्रेरणा के स्रोत हैं, मार्गदर्शी हैं। ईश्वर इन दिव्य दूतों को, इनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति। और अंत में मैं डॉक्टर बहादुर सिंह जी और श्री GL रंजन जी और बुंदेली के इस महान कार्य के लिए उनका साधुवाद करता हूँ। बुंदेली झलक को और मैं जो भी सहयोग और उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे ऐसे ही पुनीत कार्य करते रहें और इस पुनीत कार्य में हमसे भी जो सहयोग और सेवा होगी वो हम करने को तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय। अभी परिवार से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, अगर अनुराग जी, हर्षवर्धन जी, छोटू तुम्हारे मीटिंग में नमस्कार, मैं हर्षवर्धन शर्मा, श्री सुरेंद्र शर्मा श्री जी का नाती हूँ। सबसे पहले मैं सभी पांचों दिवंगत आत्माओं के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैंने कुछ शब्द अपने बब्बा जी के लिए लिखे हुए हैं, जिनको मैं आज आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे बचपन से अभी तक की स्मृति जो उनके साथ रही है, उनकी जो साथ जो यादें रही हैं, आज मैं कुछ शब्दों में उनको बयां करूँगा। मैं लिखता हूँ, परम आदरणीय बब्बा जी, लिखते लिखते शब्द कम पड़ जाएंगे। आज याद आते हैं वो दिन जब आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। कभी साथ क्रिकेट खेले तो कभी साथ उड़ाई पतंग। जब होली आई तो पिचकारी दिलाई। गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क किया तो कभी मम्मी की डांट से बचने से छिपकर टॉफी लाए। तो कभी गीत, श्लोक, कविताएं सिखाई, हर इच्छा को पूर्ण किया। आपसे कभी हार नहीं मानना, सदा सकारात्मक रहना सीखा। हर किसी का आदर, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना आपने सिखाया। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, पर आपके साथ बिताया एक एक क्षण, आपके अनमोल विचार, बहुमूल्य संस्कार आजीवन हमारे साथ रहेंगे। आप जैसा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी पांचों दिवंगत आत्माओं के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कलश भैया, कलश भैया, मैं निवेदन करता हूं कलश सत्यार्थी जी से। ठीक था। हाँ भाई जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हो सकता ना आ पाए। फिर अच्छा भी एक बार प्रयास करिए जी। जी जी, तो उससे पहले मैं निवेदन करता हूं कि अगर श्रीमती ज्योत्सना दुबे अगर हैं, पुष्पलता जी हैं या चित्रा जी हैं, तो अपने विचार रखें। हेलो हेलो, आवाज आ रही पप्पू मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ चलो मैं बोलता हूँ, जो जो इससे नहीं आएगी ना। तुम्हारे लिए कॉल हो गया, बोलो।
तुम चालू तो करो अपना अंकल। आवाज आ रही। अभी आवाज आ रही है? बोलो। जी जी। बोलो ना। हाँ, मैं ज्योत्सना दुबे, सुरेंद्र शर्मा जी की बेटी। मैं पांचों दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने पापा के बारे में यही बोलूंगी कि पापा हम सभी के लिए एक आदर्श थे। यदि हम उनके पद चिन्हों पर चल पाए तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। हमने पापा जी से हमेशा यही सीखा, जब भी मैं किसी भी मुश्किल में होती थी, अपना उलझन में होती थी, तो पापा जी से बात करती थी तो हमेशा मतलब वो एक ही चीज बोलते थे, बेटा कभी जिंदगी में हार नहीं मानना, और ये उसका धैर्य से काम लेना। उसका ये हुआ कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी मैं आसानी से पार कर पाई। आज भी मतलब उन्हीं चीजों को याद करती हूँ कि कभी भी जीवन में कितना भी मुश्किल समय आ जाए, पापा जी की यही बात याद आती है। और पापा जी के बारे में क्या बोलूं, जितना भी बोलूं शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए अपने शब्दों को यही विराम देते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, रंजन परिवार जी, से आगे। जी रंजन जी, आवाज आ रही है जी साहब? जी, आ रही है। हाँ, चित्रा तिवारी कुछ बोलेगी बहन। जी 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 सर, बोल दीजिए। सभी 5 साल। हेलो क्या जा रही हैं क्या? हेलो। हमारी पत्नी हाँ तो जी। समझ जाती है। सर्दी का नहीं नहीं, उनको मैं वैसे ही उनकी 50 की बीमारियां हैं, चलने में मैं दिक्कत उनकी होती है। छोटी बहन चित्रा बोल रही हूँ। सुबह हुआ ही ज्यादा बहुत। वो अभी तो प्रोग्राम में। हाँ, अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए सब लोग, आवाज डिस्टर्ब होती है। जी हाँ, मैं चित्रा बोल रही हूँ, उनकी सबसे छोटी बहन शिरीष जी की। जी, सभी साहित्यकारों, दिवंगत आत्माओं को हमारी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, श्रद्धा अर्पित। मेरे पिता तुल्य बड़े भाई, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए उनके जीवन के बारे में क्या कहूँ। वो तो धैर्य और विपदाओं के साक्षात संहार करने वाले देव पुरुष थे। हम लोगों को कभी, जब हम लोग समझदार भी हो गए थे, तब भी किसी चीज का उन्होंने परेशानी का एहसास तक नहीं होने दिया। क्या कहें, आप लोग तो स्वयं सब उनके जाने से बहुत दुखित हैं, और ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन उनकी एक कविता है जो हमें हमेशा याद रहती है। शीर्षक है सुंदरता का आत्मक्षोभ। मछलियां किस तरह से अपने नहीं होगा उनको। होने को तड़प रही हैं, जो आज की जीवन शैली को सचित्र करती हैं ये पंक्तियां। ये हैं पंक्तियां इस तरह से, आखिरी पंक्तियां मैं आपके सामने रख रही हूँ। हम शीशों में बंद मछलियां, कागज पर पिन विधि तितलियां। इनकी आखिरी 4 लाइन है जो मैं आपके सामने सुना रही हूँ। फूली सिंहासन बेड़ी पायल, कह हमको मत भरमाओ। मछलियां बोल रही हैं, फूली सिंहासन बेड़ी पायल, कह हमको मत भरमाओ। जीवित को प्रतिमा मत समझो, हमें सजा दे घर न सजाओ। क्या पर पीड़न प्रथा आजकल मनुज प्रकृति का माप बन गई, हम शीशों में बंद मछलियां। ये लाइनें
आज के जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। और सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और दिवंगत आत्माओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के साथ अब मैं बंद करती हूँ। और ओम शांति। जी आनंद जी, और कोई? हाँ जी, आनंद जी, और कोई बचा है घर से? हाँ, पुष्पलता। पुष्पलता जी। जी 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 जी। नमस्कार। स्वागत है दी, आपका स्वागत है। मैं बुंदेलखंड के 5 बुंदेली के कवियों को, दिवंगत आत्माओं को सर्वप्रथम अपनी पुष्पांजलि और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने पिता तुल्य बड़े भाई स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा श्री जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, वरन हम सभी के पथ प्रदर्शक भी थे और अब भी उनकी छत्र छाया तथा आशीर्वाद हमारे साथ है। वे जीवन पर्यंत हम सभी को अपने संरक्षण एवं स्नेह से सिंचित करते रहे। बुंदेलखंड के साहित्य जगत में उनकी रचनाएं मील का पत्थर बनकर भविष्य में भी सभी का पथ प्रदर्शक बनी रहेंगी। उनकी रचनाओं का मूल मंत्र यही रहा कि कठिन से कठिन हालात या विपत्तियां आने पर भी हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए तथा धैर्य तथा संयम से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, श्रृंगार तथा कर्मठता जैसे सभी भावों के दर्शन होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि वे अपने परिवारजनों के हृदय में ही नहीं बल्कि समस्त बुंदेलखंड वासियों के हृदय में सदैव विद्यमान रहेंगे। और मैं उनकी 4 कविताओं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने कविताओं में जो पंक्तियां दी हैं, इसी प्रकार से उन्होंने अपने परिवार को और समस्त समाज को और अपने काव्य के क्षेत्र में अपने सभी कवि भाइयों को जिस प्रकार से प्रेम से हमेशा सिंचित किया है या संभाला है, उसी प्रकार से उनकी ये 4 लाइनें मेरे मन में हमेशा रहती हैं। पंछी रहते संग चमन को नहीं बांटते, पंछी रहते संग चमन को नहीं बांटते, तारों का यह ढंग गगन को नहीं बांटते, साथ साथ फूलों के रहने से है उपवन, रूप गंध रस रंग सुमन को नहीं बांटते। ये उनकी 4 पंक्तियां मुझे उनकी सभी कविताओं में बहुत अच्छी लगती हैं। और एक कविता में हमेशा गुनगुनाती हूँ उनकी, भारत देश हमारा हमें प्राणों से भी प्यारा। ये उनकी कविता मुझे बहुत ही पसंद है। और बचपन से हमारे घर का वातावरण हमेशा साहित्यिक वातावरण रहा, उसी वातावरण से हम लोग अभिभूत रहे हमेशा। और उनकी जो हम लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, वो आज भी हमें जीवन में बहुत, मतलब जो उनका प्रेम स्नेह और प्यार था, वो हमें अभी भी, हम कभी उसको भूल नहीं सकते। वो एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके बारे में हम जितना भी बोलें शब्द कम पड़ जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना, जो मैंने शब्द बोले इन्हीं के साथ में अपना, मतलब आप लोगों का सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। और सभी जितने मेरे बुंदेलखंड के कवि थे और जो अब दिवंगत हैं, इस संसार में नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, सबको मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साधुवाद। ओम शांति। धन्यवाद। भाई साहब जरा छोटे भाई बोलेंगे हमारे। जी जी अवश्य। छोटे भाई कमलेश्वर द्विवेदी जी। जी 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 जी। स्टार्ट वीडियो बार।
पहले सभी उपस्थित विद्वज्जनों को सादर नमस्कार। जो विगत 2-2.5 महीने में ये पंच विभूतियों का चला जाना साहित्य के जगत में एक बहुत बड़े प्रखर हस्ताक्षर जो थे ये 5 लोग, शायद ही इनकी शक्ति कभी पूर्ति हो पाए। तो इन सभी के चरणों में सादर नमन करते हुए अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब बाकी लोगों से तो इतना जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन अपने पापा के बारे में कहूँ तो उनने बहुत संघर्ष किया, तब हम लोगों को इतना पाल पोस के बड़ा किया और हमेशा नेकी और ईमानदारी के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते रहे। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगा। सभी पंच लोगों के चरणों में सादर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। कलश भैया आप हैं क्या? कलश सत्यार्थी भैया, शायद ज्योति है, ज्योति है शायद। हाँ ज्योति भाई, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ नहीं है। संजय भाई मैं तब तक संपर्क करता हूँ जी। तो आप अपने विचार रखें। सबसे पहला तो बुंदेलखंड की माटी, यान बान शान, साहित्य जगत की 5 महान विभूतियों को हम भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत, उनके चरण में अपना नमन करत। और इन सब के बारे में हम सुन के बड़े भय हैं। इनमें से 3 जन के तो रचना के माध्यम से जहाँ तो मुलाकात हुई, लेकिन 2 जन के सानिध्य में बहुत मिलो। हमारे गांव में दीक्षित जी मासा 6-7 साल रहे मवई में। वही उम्र थी जब हम बड़े हो रहे थे, 8वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक पढ़े, हमने पढ़ाई करी। और बहुत समय हमारे गांव को स्वर्ण काल का हो जा सकत। उस समय साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन इतने भय कि जी को प्रभाव हमारे जीवन में पड़ो, हमारे व्यक्तित्व पड़ो। उन्हीं की बदौलत है कि हम नाटक से और साहित्य से जुड़े और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक, नई दिल्ली तक आए और बड़े बड़े मंचों पर नाटक करे। और उन्हीं की वजह से हमने लिखना भी शुरू करो। सुधाकर भाई साहब, सुधाकर भाई साहब को इससे पहले हम कह चुके हैं कि उन्हीं को भेज दो। लोकसभा में बुंदेली झलक के पटल पे उपस्थित सभी मनीषण को भी हम सादर प्रणाम करना चाहते। आप सबको लगातार अच्छा लग रहा हमें जो रंजन जी ने एक अच्छा आयोजन करो के श्रद्धा सुमन हम सब एक साथ अर्पित कर पा रहे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दीक्षित जी को सानिध्य तो हमें मिलो है। जब एनएसडी से पढ़ने के बाद हम सत्यार्थी जी के संपर्क में आए तो लगातार हमारा इतना सहयोग करो, हमारा इतना मनोबल बढ़ा उन्होंने। हर बार, एक बार हमें याद है कि हमने 12-13 में उनको हर 2 नाटक करो तो उनको लिखो भाव मानस मंच टीकमगढ़ में। और वे इतने खुश होते कि हर रिहर्सल में 2-3 दिन में आ जाते रिहर्सल देख बे। और गानों की धुन बताना, खुद उनके जोश देख के मैं जो लगता हूँ कि हम ये उम्र में जब इतनी छटपटाहट, रचनात्मक छटपटाहट इनके अंदर है तो हम लोग तो कितों नहीं लग रहा है। जबकि हम लोग नई उम्र के बच्चा हैं सब। वो गा के बताना, उठ के एक्टिंग करके, मतलब वो साहित्यकार जितने कमाल के थे उतने अच्छे चित्रकार भी थे, उतने संगीतकार भी थे, उतने अच्छे बढ़िया संस्कृतिकार भी थे और कला समीक्षक भी थे। हमें उनको इतना मार्गदर्शन हो। टीकमगढ़ के रंगमंच में सत्यार्थी जी को बहुत हाथ है हमें आगे बढ़ावे में, हमें प्रोत्साहन करने में। हम तो दिल्ली में रहते लेकिन बार बार भी हमें कहते नहीं करो और बुंदेली में करो। तो हम इस वजह से हमने अपना जो रंगमंच को काम करो अपना ग्रुप बना के पाहना लोक मंच के माध्यम से जो भी यात्रा रही हूं मैं, आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरुसागर सत्यार्थी जी को बहुत बड़ा हाथ है। उनके जावे से जो अपूर्णीय क्षति हमें भई है वह कभी पूरी नहीं हो सकत। 5 विभूतियों को हम के चरण में हम बार बार सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित जी, आदरणीय स्वर्ण शर्मा श्री जी, गुरुसागर सत्यार्थी जी, श्री जगदीश किंजल जी और डॉक्टर कैलाश बिहारी द्विवेदी हमारे दद्दा जी, हम इनके चरण में बार बार कर रहे हैं।
ऐसी विभूति सदियन में होती हैं और हमारे क्षेत्र की ये अपूर्ण क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकत। हम बार बार पुनः अपने पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और अंत में अपने भाई रंजन को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर, तुमने तो जो एक मंच दो में सबों को एक साथ जोड़ के हम सब एक संग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, सब जनों को प्रणाम, हमारे राम राम पहुंचे। धन्यवाद भैया। और हम निवेदन कर रंजन रहे जी तो हैं बड़े भैया, रंजन जी तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार पुनः बधाई दूंगा आपको, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा आपको। आपने ये इतना अच्छा काम किया भाई जी, मैं आत्मा से प्रसन्न हूँ। धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ सत्यार्थी जी के भतीजे और वरिष्ठ साहित्यकार आप भी हैं, सुधाकर शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं सुधाकर दादा से निवेदन करता हूं कि अपने विचार रखें। मैं बुंदेली झलक का हृदय से आभारी हूं। लोग तो आज के समय में जब अपने बाप दादों को भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में जब लोग सारी संवेदनाओं को, भावनाओं को विपन्नता की चरम पर जाकर के, इस समय समाज में ना संवेदनाएं शेष रही, ना भावनाएं शेष रही, सब अर्थ युग में दौड़े चले जा रहे हैं अंधाधुंध। ऐसे में अगर बुंदेली झलक इतना संवेदनात्मक कार्यक्रम श्रद्धांजलि का बुंदेलखंड की पांचों विभूतियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, मैं बुंदेली झलक और संयोजक, आयोजक सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरे पूज्य काका जी के विषय में, पूज्य कैलाश बिहारी दद्दा के विषय में, पूज्य दुर्गेश जी के विषय में, शिरीष जी के विषय में और भाई जगदीश किंजल जी के विषय में जितना कुछ कहा है, मैं ये मानता हूँ कि सभी पांचों मेरे परिवार के लोग हैं और मेरी परंपरा के लोग हैं, क्योंकि हमारी सबकी परंपरा एक ही है, वाणी की और लेखनी की परंपरा। मैं बार बार बुंदेली झलक का आभार मानता हूँ और उन सभी सुधी दर्शकों को, श्रोताओं को, उन सभी साहित्य मनीषियों को, प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो श्रद्धांजलि अपनी विभूतियों को दी है, मैं परिवार के सदस्य के नाते, पांचों लोगों के परिवार के सदस्य के नाते कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरे एक काका जी पूज्य गुणसागर शर्मा सत्यार्थी जी, मैं इनके विषय में जितना कहूँ, मैं अभी कैलाश जी से बोल रहा था कि मुझे कम से कम 50 मिनट लग जाएगा बोलने में इनके विषय में, क्या छोड़ूं और क्या बोलूं, इतना समय तो चैनल के पास होगा ही नहीं। परंतु संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ कि गुणसागर सत्यार्थी जी का जो काम है वो इतना वृहद है कि उसे हम एक आलेख में या एक छोटे से वक्तव्य में रख ही नहीं सकते। उनकी वे मूलतः चित्रकार थे। चित्रकार के रूप में बाबू वृंदावन लाल वर्मा, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी और पूज्य मैथिली शरण गुप्त जी भूरी भूरी सराहना करते हैं मुक्त कंठ से। उन्होंने दद्दा का एक पोर्ट बनाया था, एक चित्र बनाया था। उस चित्र में भारत भारती पे मैथिली शरण गुप्त के हस्ताक्षर कर दिए थे। तो दद्दा ने कहा कि गुणसागर जी तुमने फोटो खींची का? बोले नहीं दद्दा, हमने चित्रकारी की है। बोले तुम तो खतरनाक आदमी हो, हमारे दस्तखत कर दे तुमने। तो इतने मूर्धन्य कला साधक चित्रकला के, पीपल के पत्ते पर चित्रों को उकेरते थे। और उनका एक कुंडेश्वर मंदिर के पार्श्व में कला भवन था जो बनारसीदास चतुर्वेदी के और उस समय के जो प्राचार्य थे अदालती जी के संयोग से यहाँ पर स्थापित हुआ, जिसमें काका जी को मैंने देखा बनाते हुए, चित्रकारी करते हुए। तो वो भूल जाते थे, ड्यूटी तो 5 घंटे की 6 घंटे की होती थी,
लेकिन वो 10-12 घंटे चित्रकारी करते रहते थे। उन्होंने कभी पीटीआई में सेवा देते समय मुझे नहीं लगता कि कभी समय में बंधे हों। वो 12 घंटे 14 घंटे और कभी कभी 20-20 घंटे भी सेवाएं दी उन्होंने। मुझे लगता है कि ऐसे उदार मना व्यक्ति जो कला की सेवा करते थे, शिक्षाविद वे, मनीषी शिक्षाविद, उन जैसा मैंने शिक्षाविद नहीं देखा। भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेकर के वो इतने चिंतित थे। उनके जो लेसन प्लान हुआ करते थे, जो वो पढ़ाने जाते थे, वो इतने संवेदनशील और मर्मस्पर्शी उनके लेसन प्लान होते थे कि बड़ा आश्चर्य होता था। उसमें भी एक काव्यात्मकता हुआ करती थी जो उनके विद्यार्थी थे सहज ग्रास कर लेते थे। मूर्धन्य शिक्षाविद, ज्ञात से ज्ञात। और उनका जो संगीत के क्षेत्र में गौरहार वाणी, ध्रुपद की वाणी, जितनी वाणियां थी उन सब के बारे में उनको जानकारी, राग रागनियों का ज्ञान, विधिवत कहीं नहीं सीखा उनने, लेकिन उनको ज्ञान पूरा था। इसी तरह से असगरी बाई जैसी जो बीड़ी बेचती थी, बीड़ी बनाती थी, इमली और बेर बेचने के लिए विवश हो गई थी, उसको उठाया उन्होंने और उठा करके राष्ट्रीय पटल पर ऐसे रखा कि उनको तानसेन सम्मान मिला, शिखर सम्मान मिला, असगरी बाई को पद्मश्री सम्मान मिला। ये बहुत बड़ी उपादेयता थी संगीत के क्षेत्र में उनकी। इसी तरह से उनकी साहित्य के क्षेत्र में किस विधा में काम नहीं किया उन्होंने। वे खरे समालोचक थे। उन जैसा खरा आलोचक बुंदेलखंड की धरती ने एक ईमानदार आलोचक खो दिया है, ये मैं मानता हूँ। उनकी आलोचना इतनी प्रखर और इतनी शास्त्र संगत होती थी कि जिसे कोई व्यक्ति नकार नहीं पाता था। और जिनके बहुत बड़े मद और अहंकार होते थे वो हतप्रभ रह जाते थे, जवाब ही नहीं दे पाते थे उस आलोचना का, और फिर वैयक्तिक कुंठा से वो ग्रस्त हो जाते थे और उनको गुणसागर जी को अपना विरोधी मान बैठते थे, जबकि वो किसी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं थे। मूल्यगत विसंगतियों पर प्रहार करते रहे वो आलोचना के माध्यम से। इसी तरह से उनके शोध निबंध जो थे वो बड़े विषय के भीतर बैठ करके, गहरी बैठ करके वो लिखते थे। तो विषय के साथ उनका न्याय शोध पत्रों में उनकी जो सूझबूझ हुआ करती थी, जो अध्ययन हुआ करता था, जो गहनता होती थी, गंभीरता होती थी, वो उसमें झलकती थी। संस्मरण निबंध वो लिखते थे तो संस्मृत जो है उभर के सामने आ जाता था। ऐसा लगता था कि जिसके बारे में वो लिख रहे हैं वो सामने हमारे उपस्थित हो गया है। इसी तरह से जब वो कविता लिखते थे बड़ी सहज भाषा में, बड़ी सरलता में, वो मुझसे नाराज रहते थे, खिन्न रहते थे कि तुम्हारे गीत बड़े द्रूह हो जाते हैं, तुम्हारी अभिव्यंजना बड़ी कठिन हो जाती, जटिल हो जाती है, इतना बोझ क्यों लादते हो पाठक के ऊपर, सहज लिखो, सरल लिखो। उनकी मुझे सबसे टचिंग लाइन जो लगती थी मेघदूत की, परसी थरिया को छोड़े बिन स्वाद। अब परसी थरिया को छोड़े बिन स्वाद कालिदास ने कहीं नहीं लिखा, लेकिन उनका ये कहना था कि संस्कृत से अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो उस श्लोक को अक्षरशः अनुवाद नहीं करना है, उसकी भावना का धरातल क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, उसको अपनी भाषा में कहिए। आपकी अपनी भाषा के संस्कार हैं। तो कहते थे बुंदेली का अपना संस्कार है, बुंदेली की अपनी संप्रेषणीयता है, बुंदेली का अपना थ्रो है, वो संस्कृत से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। उन्होंने सिद्ध किया बुंदेली अनुवाद में। और उनके अनुवाद के प्रकाशन के समय उनकी एक किताब में मैंने किसी समीक्षक का ये संवाद भी पढ़ा कि गुणसागर जी के मेघदूत में कई जगह वो कालिदास से आगे जाकर के भी बात करते हैं। भाव वही है, धरातल वही है, लेकिन उनकी बुंदेली का जो सामर्थ्य था वो उसमें दिखता है बुंदेली मेघदूतम में। इसी प्रकार से उनने चौकड़ियां लिखी, रंग फुहारो, हम तुम महीना के पखवारे, तुम गोरी हम कारे,
भाई जब जड़िया जी बता रहे थे, तो ऐसी उनकी बहुत सारी चौकड़ियां थी जो मन को छूती हैं। हिंदी के नवगीत लिखे उन्होंने, बुंदेली में भी नवगीत लिखे उन्होंने, बुंदेली में अतुकांत कविताएं लिखी उन्होंने, और उनके तमाम विधाओं पर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये अभी मैं आज बोल रहा था, हमारे कुछ मित्र आए, बोले कुछ स्मारिका छपनी चाहिए। मैंने कहा 1 साल का समय कम होता है, फिर भी कोशिश करेंगे कि गुणसागर जी को समर्पित जो स्मृति ग्रंथ होगा उसमें उनके समग्र को समेटने की कोशिश की जाएगी। जिस समग्र पर थोड़ा थोड़ा भी अगर हम कहेंगे तो अधिकार पूर्वक कहेंगे। मैं अपने काका जी को तो श्रद्धांजलि दे ही रहा हूँ, साथ ही दुर्गेश जी की बात करूं, मेरे प्रथम काव्य गुरु थे वो, और उनकी जो व्यंजना थी वो बड़ी सहजता से, सरलता से अपनी बात कह देते थे दुर्गेश जी। चेकू चले साइकिल और मचकुरा मारे, ऐसो लगत करें काई को बहुत नदी में डारे, या सुनटैया नन्ना के संग गौ तो काल बजारे, वन वन की चीजें तक के सोचें और विचारे। बड़ी फैशन परस्ती पर, आधुनिकता पर जो प्रहार था दुर्गेश जी का, अद्भुत था। और बुंदेली में बड़ी सरलता से बड़ी अपनी बात कहते थे दुर्गेश जी। मैं कुंडेश्वर वासी के नाते सत्यार्थी जी और दुर्गेश जी का ऋण मानता हूँ कि उनकी छत्र छाया में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और काम करने का अवसर मिला। और दद्दा की क्या बात कहूं, दद्दा तो भाषाविद थे, मूर्धन्य, उन जैसा कोई भाषाविद मुझे बुंदेलखंड में दूसरा अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। भविष्य धरती वीरों से खाली नहीं होती है, भविष्य में कोई हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई हो। दद्दा ने लोकोक्तियों पर, भाषा पर, व्याकरण पर जो बुंदेली में काम किया है वो स्तुत्य है, उसको मैं कैसे समेटूं। ऐसे ऐसे अद्भुत लोग, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इनकी छत्र छाया में रह के मैंने कुछ काम किया या कुछ काम कर पा रहा हूँ, और इनके आशीर्वाद से आगे भी कुछ कर पाऊंगा। शिरीष जी हिंदी के बड़े सशक्त गीतकार थे, और जगदीश किंजल जी को तो मैं बहुत याद कर रहा हूँ ऐसे समय में। उनके साथ धर्मयुग में मैं लगातार छपा हूँ। कभी कभी तो ऐसा रहता था कि एक ही अंक में हम दोनों लोग छप रहे हैं बुंदेलखंड से, और कभी किसी महीने में किसी अंक में वो छप गए तो किसी में। तो जगदीश किंजल जी की जो परिचर्चाएं होती थी वो बड़ी अद्भुत होती थी। साक्षात्कार लेखन में और परिचर्चाओं में जगदीश किंजल जी का कोई सानी नहीं है। आप सबको, बुंदेली झलक वालों को और आपके सभी सुधी श्रोताओं को और सुधीजनों को, साहित्य मनीषियों को मैं प्रणाम करता हूं। और जो संस्मृत हैं हमारे पांचों विभूतियां, जो हमें देह से छोड़ करके भले ही चली गई हों, लेकिन जिनका कृतित्व स्तंभ, ज्योति स्तंभ की तरह हमें प्रकाश देगा, इस विश्वास के साथ मैं इन पांचों विभूतियों की संस्मृतियों को प्रणाम करता हूं, इनके कृतित्व को, इनकी सर्जना को प्रणाम करता हूं, और बुंदेली झलक को पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दादा। अगर दोबारा इंटरप्शन होता है तो विनती करूंगा कि दोबारा से जुड़ जाइए। और किंजल जी के परिवार से है तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं क्षमा के साथ, किंजल जी के परिवार से। जी नमस्कार, सभी को मेरा सादर नमन।